तथा कक्ष की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुक्र और सूर्य में आपसी प्रेम की कमी है। सूर्य ने शुक्र का अपहरण किया और अपनी पत्नी बनाया था। अपहरण मीन्स हो गया किडनैप। क्योंकि सूर्य शुक्र के अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। अगेन, सूर्य ने शुक्र का अपहरण करके उसे अपनी पत्नी बनाया था क्योंकि सूर्य शुक्र के अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। कक्ष के अंदर प्रवेश करने पर राजा ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री विभिन्न प्रकार के सुंदर तथा मूल्यवान हीरे जड़ित आभूषण धारण किए हुए कुछ सोच रही है। राजा ने शुक्र को परिस्थितियों से अवगत कराया। रानी ने राजा को जीत के प्रति यकीन दिलाया तथा अपने ससुर गुरु के साहस, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा तथा उत्साह का उदाहरण देते हुए राजा को युद्ध के लिए जोश के साथ विदा किया। शुक्र की बातों का राजा पर हमेशा की तरह गहरा प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात राजा उपवन की ओर गया। क्योंकि राजा अपनी अत्यंत प्रिय रानी चंद्र से मिलना चाहता था। सूर्य और चंद्र में आपस में अतुलनीय प्रेम था। उपवन में प्रवेश करने पर सूर्य ने देखा कि एक सुंदर स्त्री झरने के किनारे अत्यंत साधारण आभूषण वेशभूषा में प्राकृतिक वस्तुओं को आभूषणों के रूप में धारण किए हुए एकांत में आंख बंद करके स्वप्न में विचरित है। चंद्र के आभूषण यहाँ पर क्या हैं? चंद्र के आभूषण हैं प्राकृतिक सौंदर्य, फूल इत्यादि प्राकृतिक सौंदर्य में आते हैं। सूर्य जानता है कि चंद्र को राजमहल के शान शौकत से ज्यादा लेना देना नहीं होता। हाँ, राजमहल में उत्सव के समय पर रानी अवश्य नृत्य, संगीत, गायन का आनंद लेने तथा कवियों को सुनने आती हैं, वरना उपवन और अपने कक्ष में ही चंद्र का जीवन है। सूर्य ने चंद्र को जगाया। सूर्य के बिना कुछ कहे ही चंद्र ने सूर्य के परेशान होने का कारण पूछ लिया। निश्चित रूप से राजा को चंद्र से यही अपेक्षा थी। राजा ने संक्षेप में सब कुछ बताया। सुनते ही रानी भावुक होकर रोने लगी। सूर्य ने कुछ समय चंद्र के साथ शांति में बिताया। तत्पश्चात रानी चंद्र ने भीगी पलकों के साथ सूर्य को विदा किया। वापस लौटते हुए सूर्य की मुलाकात अपने पुत्र तथा राजकुमार बुध से हुई। बुध अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी है। राज्य के संपूर्ण वाणिज्य विभाग और धन की स्थिति का हिसाब बुध ही रखता है। इट मीन्स अकाउंट्स एंड रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी राज्य के हिसाब किताब हैं वो बुध ही रखता है तथा सभी व्यापारिक निर्णय भी बुध के ही परामर्श से होते हैं। बुध ने सूर्य को बताया कि अभी वह क्रीड़ा स्थल मतलब प्लेग्राउंड में खेल रहा था। वहां उसने कठपुतलियों का नृत्य भी देखा तथा खूब मजा किया। उसने सूर्य को बताया कि मैंने अपने एक मित्र को धक्का दे दिया तथा नाम दूसरे मित्र पर लगा दिया। अब कल से मैं दूसरे मित्रों के साथ खेलूंगा। सूर्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे बुध की बातें कभी कभी बहुत अधिक विद्वानों जैसी लगती थी तो कभी कभी छोटे बच्चों वाली लगती थी। बुध बहुत मेहनती तथा चपल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी है। बुध वाणिज्य का व विज्ञान में अपने गुरुजनों के सहयोग से नई नई विधाओं की खोज कर रहा है। बुध ने अभी तक न जाने कितनी पुस्तकें लिखी हैं। बुध द्विस्वभाव व्यक्तित्व का स्वामी है। वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता और खुशी के क्षणों को भी पूरी जिंदादिली के साथ जिया करता है। इसलिए ही कभी कभी बुध बच्चे जैसा बन जाता है। अमूमन बुध के स्वभाव का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। सूर्य ने बुध की बातों को बीच में ही अचानक रोका तथा बुध को कम बोलने की सलाह देते हुए राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूर्य की नजर अपने नौकर शनि के कक्ष पर पड़ी।
उसके कक्ष को देखकर सूर्य का तो मानो दिमाग ही खराब हो गया हो। कक्ष में सामान की अस्त व्यस्त स्थिति थी। विभिन्न प्रकार के सामान उसके कक्ष में बिखरे पड़े थे। शनि एक और कुर्सी पर बैठा किसी काम में इतना तल्लीन था कि उसको सूर्य के आने का आभास ही नहीं हुआ। आज भी शनि की वही पुरानी स्थिति है। काली दाढ़ी हल्की हल्की बढ़ी हुई, उजड़े हुए बाल, बुझा हुआ चेहरा और वही कार्य के प्रति तल्लीनता और गंभीरता। शनि कहने को सूर्य का नौकर है, परंतु ज्ञान और विवेक के मामले में वह बड़े बड़े विद्वानों को हरा देता है। शनि को देखने से कोई उसे नौकर ही समझेगा। सूर्य उसे नए कपड़े भी देता है तो वह उसके शरीर पर पुराने ही लगते हैं। सूर्य शनि को अपने पुत्र की तरह समझता है। शनि अब तक न जाने कितने अनुसंधान व आविष्कार राज्य के लिए कर चुका है। शनि बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला है। ईश्वर का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करता है। सूर्य ने शनि की पीठ पर हाथ रखा तो शनि ने अचानक घबराते हुए उठकर राजा से क्षमा मांगते हुए राजा का अभिवादन किया। सूर्य ने हालचाल लेकर शनि को अपना कार्य करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। रास्ते में सूर्य ने देखा कि सेनापति मंगल उनकी ही ओर तेजी से आ रहा है। मंगल का चेहरा क्रोध से तिलमिला रहा है। उसका गठीला बदन, लंबी भुजाएं और ऊंचा लंबा शरीर मानो युद्ध में जाने के लिए उसके कदमों से बार बार आग्रह कर रहे हों। मंगल ने राजा को बताया कि सेना तैयार हो चुकी है तथा विभिन्न प्रकार की तोप युद्ध भूमि की ओर कूच कर चुकी हैं। राज्य के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से 1/4 सेना को राज्य के अंदर मुख्य द्वार तथा दीवारों पर तैनात कर दिया गया है तथा 3/4 सेना युद्ध के लिए युद्ध भूमि में तैयार है। साथ ही मंगल ने राजा से कहा कि हमारे स्वाभिमान को ललकारने वाले को हम कभी माफ नहीं करेंगे। इसका दंड उन्हें भोगना ही होगा। राजा मुस्कुराता हुआ मंगल के साथ चल दिया। सूर्य के चेहरे पर सफलता का विश्वास साफ देखा जा सकता था। देखिए, इसमें अब कहानी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस कहानी में चरित्र देने का भावार्थ क्या है ना? इसमें इन सब बातों की चर्चा करने का, इसको एक कहानी के रूप में सभी ग्रहों को मूर्त रूप देने का एक ही उद्देश्य है हमारा कि ग्रहों के गुणों को, स्वभाव को अच्छी तरह से आपके दिमाग में डाला जा सके। आप उनको जीवंतता प्रदान करते हुए इस पूरे के पूरे 9 ग्रहों को एक जीवंतता, एक मूर्त रूप देते हुए इसके प्रत्येक गुण को आप याद कर लें। याद कर लें से मतलब समझ लें, नहीं, अब याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और यही मेरा उद्देश्य भी है इस पूरी कहानी को लिखने का कि ग्रहों के स्वरूप, व्यक्तित्व और आचरण के विषय में बेसिकली आप लोग समझ जाएं। क्योंकि ना, जब तक किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग मूर्त रूप नहीं देंगे बेसिकली, तब तक उसमें जीवंतता आती नहीं है। और जब तक जीवंतता नहीं आती है तब तक हम डूबेंगे नहीं उसमें। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी विषय को सीखा जाए तो उसको जिया जाए, उसमें डूबा जाए। देखिए, अब मैं एक बहुत जनरल एक बात कहता हूँ कि जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु छात्र हैं, जो भी ज्योतिष के ज्ञान पिपासु छात्र हैं, आज इस स्टोरी को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद, इन व्यक्तित्वों को सुनने के बाद हर व्यक्ति में वो कोई ना कोई ग्रह देखने का प्रयास करेंगे, है ना? वो देखने का प्रयास करेंगे का मीन्स हो गया कि ये जो स्थिति होती है ना कि हम
प्रत्येक ग्रह में, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई ग्रह ढूंढ पाए। हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी ग्रह का स्वामी होता ही है। हर व्यक्ति में, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ केवल मैं, हर व्यक्ति में किसी न किसी ग्रह की अधिकता होती है। वैसे तो 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है ना, बेसिकली 9 ग्रह, 9 ग्रह नहीं 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, है ना। इन 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति में होता ही है, चाहे कम होगा चाहे ज़्यादा होगा ज़रूर, लेकिन किसी न किसी ग्रह की अधिकता होती है। और जिस ग्रह की अधिकता होती है वो ग्रह बेसिकली उसके व्यक्तित्व में बोलता है, उसके व्यक्तित्व में झलकता है। तो आज ये कहानी सुनने के बाद नो डाउट जितने भी ज्योतिष के छात्र हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में सेट भी कर लें कि जब भी किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें उसके ग्रह को ढूंढने का प्रयास करेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि आप इस विषय में थोड़ा उतरना शुरू होंगे, और जब तक किसी भी विषय में ना आप मन से नहीं उतरेंगे वो आपके लिए डिवोटेड नहीं होगा विषय, है ना। जब तक आप डेडिकेशन और डिवोशन नहीं देंगे तब तक वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। और जैसे ही आपने डेडिकेशन और डिवोशन दोनों दिए, जैसे ही आपने समर्पित किया अपने आप को विषय के प्रति, तो वैसे ही वो विषय आपका सम्मान करेगा, है ना। तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करके कैसे करेंगे। जैसे आपने पूरी कहानी तो समझ ली, व्यक्तित्वों को समझ लिया इनके, अब इनके गुणों को कैसे देखेंगे। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मंगल की बात करें तो मंगल का स्वरूप कैसा है, क्रोधी स्वभाव है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की संभावनाएं या गुण बहुत अच्छा है। और क्या है, और जोश बहुत अच्छा है ना, ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है। अब आप ये मानिए कि ये तो हो गए गुण। अब इसमें अगेन एक चीज और देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में, हम केवल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमें अभी हर पूरे ग्रहों को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं, है ना। यदि किसी व्यक्ति में, आप ये मानिए कि अगर आपको ये नज़र नहीं आता है कि उस व्यक्ति में मंगल का गुण नहीं है, तो उसकी पहचान क्या होगी, उसकी खूबसूरती क्या होगी, है ना, उसकी कमी क्या होगी। अगर किसी भी व्यक्ति में वो गुण नहीं आ रहा है मंगल का, तो वो डरपोक स्वभाव का होगा, मैनेजमेंट स्किल्स की उसकी कमी होगी। हम ये जो बात कर रहे हैं ना मंगल की, जब बहुत वीक होता है मंगल तब की बात करते हैं, डरपोक प्रवृत्ति का होगा, मैनेजमेंट स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, डिफेंस और ऑफेंस में अंतर नहीं पता चलता है। देखिए क्योंकि एक विषय से संबंधित बात है कि तो इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं वो महिला की कुंडली है कि वो पुरुष की कुंडली है ना। महिला की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में जब ग्रहों की पावर होती है ना, तो वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसे कि किसी महिला का अगर मंगल अच्छा नहीं होता है ना, या बहुत स्ट्रांग होता है, तो क्या होता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। जब भी महिला को ये नहीं पता होता है कि हमें ऑफेंस कहाँ करना है, हमें डिफेंस कहाँ करना है, ठीक है। जहाँ ऑफेंस करना होता है, जहाँ हमें बेसिकली आक्रामक होना होता है, वहाँ हम रक्षात्मक हो जाते हैं, और जहाँ हमें रक्षात्मक होना होता है वहाँ हम आक्रामक हो जाते हैं।
है ना, तो उसका बैलेंस नहीं पता होता कि हमें बैलेंस कैसे करना है। अब दूसरी तरफ आइए कि किसी पुरुष की कुंडली देखें, किसी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा बहुत पावरफुल है, तो पावरफुल है तो एक पुरुष के गुणों के विपरीत उसमें थोड़े से गुण आ जाते हैं, जैसे सौम्यता बढ़ जाती है ना, नम्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। ऐसे लोग भी थोड़ा सा मैनेजमेंट के मामले में कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि एक नेचुरल गुण होता है। नेचुरल गुण क्या होता है कि पुरुषों में मंगल का अच्छा होना अच्छा माना जाता है, महिलाओं में चंद्रमा का अच्छा होना अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत अगर महिला में मंगल अच्छा हो जाता है तो क्या होता है, वो ऑफेंसिव हो जाती है ना। अगर कोई पारिवारिक महिला है, गृहिणी है, घर की घरेलू महिला है, तो वो ऑफेंसिव हो जाती है ना। तो आपस में पति पत्नी में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं पर अगर चंद्रमा की सौम्यता लिए हुए कोई पुरुष है तो क्योंकि उसमें मंगल प्रधानता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गुण होता है। अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं तो अगर वो हमेशा सौम्य रहेगा तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा परिवार को, तो वहाँ भी टकराव की स्थिति होती है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपने ये समझ लिया कि इनको व्यक्तित्व का को जब आधार बनाएंगे तो गुणों को कैसे देखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना, जिससे कि आपको बड़ा क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। और इसके अलावा थोड़ी सी ज्योतिष की गूढ़ता का एहसास होगा आपको कि कितना गूढ़ विषय है। जितनी सरलता से आपने इसको समझ लिया, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को मैक्सिमम देखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना। तो जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतने आप गुणों को इसको समझते चले जाएंगे। अभी इस एपिसोड को अभी तक जितना आपने देखा है, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि हम काफ़ी कुछ सीख गए हैं, है ना, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और कहाँ करना है और इसको डिफरेंस मतलब अंतर कैसे करना है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली आती है। कैसे व्यक्ति की कुंडली आती है? मान लीजिए जैसे एक बुध का उदाहरण, सभी का उदाहरण लेते हैं, एक टॉपिक रखते हैं, विषय रखते हैं हम कला से संबंधित, है ना, कला से संबंधित रखते हैं, वाद्य यंत्रों से संबंधित रखते हैं, क्योंकि वाद्य यंत्र थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली आप समझ पाएंगे। कोई कुंडली आती है, उसमें वाद्य यंत्र और संगीत की या कला की बात होती है। अब आप बताएं कि एक हम जब कुंडली देख रहे होते हैं ना, तो हमने सभी ग्रहों को समझा। आपके क्या दिमाग में आती है कि अगर कला देखेंगे तो कौन से ग्रह से देखेंगे, है ना। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में अगर बात आ रही होगी तो शुक्र, है ना, या चंद्रमा, कुछ लोगों के, कुछ बुध, है ना। 3 ग्रह हमने क्योंकि अभी चर्चा करी। जब हमने स्टोरी में अगर थोड़ा सा रिकॉल करें स्टोरी को, तो हमने पहले बुध की बात करी। तो बुध वाणी का कारक है ना, बहुत बोलता है, बोलने में वाणी उसकी मधुर है, राजा को प्रिय लगती है। जब वो स्पीकिंग होती है, उसकी जो कन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है बुध का, है ना। तो वाणी का कारक हो गया। मनोरंजन का कारक है, क्योंकि मनोरंजन प्रिय ग्रह है ना। जब भी मौका मिलता है बुध को, तो वो पूरी जिंदा दिली से अपने जीवन को जीता है ना। मनोरंजन का कारक है। एक बुध हो गया। शुक्र हो गया। शुक्र सौंदर्य का कारक है, क्योंकि शुक्र के तो कक्ष में भी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो ये भी एक सौंदर्य का कारक हो गया। चंद्रमा नेचुरल संगीत का प्रेमी है, क्योंकि जब भी राजमहल में कोई
संगीत का कार्यक्रम होता है तो वो देखने जाता है, अदरवाइज वो अपने कक्ष में ही रहता है। तो 3 तरह के हो गए बेसिकली ये कला से संबंधित चीज़ें जो है। देखिए अंतर समझिए, मान लीजिए हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा का कारक ग्रह क्या हुआ? सिनेमा का कारक ग्रह हुआ शुक्र, है ना। ग्लैमर है, क्यों है? क्योंकि शुक्र में ग्लैमर है ना। विभिन्न प्रकार की चीज़ों को प्रेजेंटेशन का उसका एक तरीका है ना। प्रेजेंटेशन उसको आता है, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है वो। इट मीन्स कि मेकअप आता है उसको, है ना। सिनेमा क्या होता है? सिनेमा के देखिए रूप समझिए। सिनेमा में 3 स्थितियां होती हैं। सिनेमा की 3 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है उसका रॉ, कच्चा माल, है ना। कच्चा माल से मतलब हो गया नेचुरलिटी, है ना। बेसिकली नेचुरलिटी कहेंगे इसको। नेचुरलिटी क्या हो गई? जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसको हम एक्टिंग कहते हैं, है ना, वो चंद्रमा है ना। क्योंकि वहाँ पर कला है। चंद्रमा कला का प्रेमी है, कला का उपासक है। तो जहाँ भी एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग होती है, एक गुण होता है, एक व्यक्तित्व होता है ना। एक कला मीन्स हो गया एक उसकी स्पेशलिटी, उसकी क्वालिटी। तो ये है चंद्रमा, ये नेचुरल है ना। वो दिखावा पसंद नहीं है, तो नेचुरल एक्टिंग हो गई चंद्रमा। अब अगेन क्या होता है इसमें? डायलॉग्स कौन हो गया? बुध, है ना। वाणी का कारक है। शब्दों का प्रयोग, आई थी बात एक जगह कि उसने राज्य में कई पुस्तकें भी लिखी हैं बुद्ध ने, है ना। तो एक अच्छा राइटर है वो। और जो स्वभाव व्यक्तित्व है, इट मीन्स कि जब वो लिखता है, जब वो प्रदर्शन करता है, तो उस व्यक्तित्व में अपने आप को ढाल लेता है ना। तो बुध हुआ डायलॉग्स का कारक। तीसरा हुआ जब हमारी मूवी बनती है, मिक्सचर होता है, उसमें ग्लैमर डाला जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू या अदर सोर्सेज से उसको कंपाइल किया जाता है पूरे डाटा को। तो इट मीन्स इट इज़ गोइंग ऑन इन द मेकअप प्रोसेस, ओके, प्रिपरेशन जो भी होती है। तो ये होता है शुक्र। तो तीनों चीज़ों का मिश्रण देखिए, अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? अगर आपसे व्यक्ति कहता है कि हमें कलाकार बनना है ना, तो आपको क्या देखना है? चंद्रमा, है ना। कला का इसमें गुण आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये एक्टिंग बेसिकली अगर देखेंगे तो वो देखेंगे हम चंद्रमा से, हम शुक्र से नहीं देखेंगे। जब स्टेज शो की बात आएगी, है ना, तो हम फिर शुक्र देखेंगे, फिर हम चंद्रमा नहीं देखेंगे। चंद्रमा पर उतना ध्यान नहीं देंगे जितना कि शुक्र पे हम ध्यान देंगे। जहाँ पे मनोरंजन की बात आएगी, मीडियम माध्यम की बात आएगी, जैसे कि आजकल हम लोग YouTube के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से जो काम करते हैं, ये सब बुध के क्षेत्र में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको जब एक गुण पर्टिकुलर, अगर हम कला भी बात करें तो वो 3 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्योंकि चंद्रमा से व्यक्ति एक्टिंग तो सीख लेगा, एक्टिंग तो कर लेगा, भाव तो आ जाएंगे, लेकिन
जो उसका प्रेजेंटेशन होगा वो शुक्र के बिना नहीं होगा। तो अब कॉम्बिनेशन भी हमें बनाने पड़ेंगे। इट मीन्स कि बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें कलाकार बनाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का क्वेश्चन ये है कि हम सिनेमा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इनफैक्ट ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें कि शुक्र प्रधान होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन होना है वो शुक्र का होना है ना। जब सब कुछ तैयार होने के बाद स्क्रीन पे जाता है तो दैट इज शुक्र, है ना। तो शुक्र की प्रधानता तो होगी, लेकिन उसकी सक्सेस चंद्रमा और बुध भी दिखाएंगे, है ना। क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व में डूबने का गुण बुध देगा और कला चंद्रमा कराएगा और उसका प्रेजेंटेशन शुक्र कराएगा।